इब्न सादक कोकन के शमाल में एक महफूज मुकाम पर पनाह गज़ीं था। इस वादी के चारों तरफ बुलंद पहाड़ इसके लिए एक नाकाबिल तस्खीर वसील का काम दे रहे थे। पहाड़ों के सरकश लोग छोटी छोटी जमातों में इस वादी में जमा हो रहे थे। इब्न सादक इन लोगों को मुख्तसर रातों से नजाक के पास रवाना कर रहा था। इसके जासूस इसे मुसलमानों की नकलो हरकत से बाखबर रखते थे। इब्न सादक को इस बात की तसल्ली थी कि मुसलमान सर्दियाँ ख़त्म होने तक लड़ाई शुरू नहीं कर सकेंगे। उसे इस बात का भी इत्मीनान था कि अव्वल तो इतनी दूर रहकर मुसलमान इसकी साजिशों से वाकिफ नहीं हो सकते, और अगर ये इंकशाफ हो भी जाए तो भी वो सर्दियों में इस तरफ नहीं आ सकते, और सर्दियों के बाद अगर उन्होंने इधर का रुख किया तो खुदा की ज़मीन बहुत वसी है। एक दिन एक जासूस ने आकर खबर दी कि नाइम पेशकदमी कर रहा है, तो वह सख्त बदहवास हुआ। उसके पास कितनी फौज है? इब्न सादक ने थोड़ी देर के बाद संभल कर सवाल किया। फ़कत 300 सिपाही, जासूस ने जवाब दिया। कुल 300 सिपाही? एक तातारी नौजवान ने कहकहा लगाते हुए कहा। इब्न सादक ने कहा, तुम हंसते हुए क्यों हो? वो 300 आदमी मुझे चीन और तुर्कस्तान के तमाम फौजों से ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। तातारी ने जवाब दिया, आप यकीन रखें वो यहाँ पहुँचने से पहले हमारे पत्थरों के नीचे दबकर रह जाएंगे। नाइम का तसव्वुर इब्न सादक को मौत से ज्यादा भयानक नजर आ रहा था। उसके पास 700 से ज्यादा तातारी मौजूद थे, लेकिन इस पर भी उसे अपनी फतह का यकीन ना था। वो जानता था कि खुले मैदान में मुसलमानों का मुकाबला करना खतरे से खाली नहीं। उसने तमाम पहाड़ी रास्तों पर तातारियों के पहरे मुकर्रर कर दिए और नईम का इंतजार करने लगा। नईम इब्न सादक का सुराग लगाता हुआ कोकन के शुमाल मशरक की तरफ जा निकला। इस नाहमवार जमीन पर घोड़े बड़ी दिक्कत से आगे बढ़ रहे थे। बुलंद चोटियों पर बर्फ चमक रही थी और नीचे कहीं कहीं वादियों में घने जंगलात थे, लेकिन बर्फबारी का मौसम में उन पर पत्तों का निशान न था। नईम एक बुलंद पहाड़ी के साथ साथ एक नहायत तंग रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक पहाड़ पर से तातारियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। चंद सवार जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़े और फौज में खलबली मच गई। 5 घोड़सवार समेत लुढ़कते हुए एक गहरे गार में जा गिरे। नईम ने सिपाहियों को घोड़ों से उतरने का हुक्म दिया और 50 आदमियों को कहा कि वो घोड़ों को पहाड़ी से कुछ दूर एक महफूज जगह पर ले जाएं, और खुद बाकी 250 सिपाहियों के साथ पैदल पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। पत्थर बदस्तूर बरस रहे थे। मुसलमान अपने सरों पर ढाले लिए पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते रहे। चोटी पर पहुंचने तक नाइम के साथ 60 सिपाही पत्थरों का निशाना बनकर गिर चुके थे। नईम ने अपने रहे सही साथियों के साथ पहाड़ी की चोटी पर कदम जमाते ही जान तोड़कर हमला किया। मुसलमानों के आज़म और इस्तक़लाल की हालत देखकर तातारियों के हौसले पस्त हो गए। वो चारों तरफ से सिमटकर इकट्ठे होने लगे। इब्न सादक दरमियान में खड़ा उनको हमले के लिए उकसाता रहा। जब नाइम की नजर उस पर पड़ी तो उसने जोश में आकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में नेज़े से अपना रास्ता साफ करता हुआ आगे बढ़ा। तातारियों ने यके बाद दिगरे मैदान से भागना शुरू किया। इब्न सादक को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो अपनी रही सही फौज छोड़कर एक तरफ भागा। नईम की आंख उसी पर थी। उसे भागते हुए देखकर उसके पीछे हो लिया। इब्न सादक पहाड़ी के नीचे उतरा। उसने जरूरत के वक्त अपने बचाव का बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। पहाड़ी के नीचे एक शख्स 2 घोड़े लिए खड़ा था। इब्न सादक झट एक घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगा दी। उसके साथी ने अभी रुकाब में पांव रखा ही था कि नईम ने नेजा मारकर उसे नीचे गिराया और घोड़े पर बैठते हुए उसे इब्न सादक के ताक़ुब में छोड़ दिया। नईम के अपने कौल के मुताबिक इब्न सादक लूमड़े से ज्यादा मक्कार था। उसने शिकस्त खाने की सूरत में अपने बचाव का पूरा इंतजाम कर रखा था। नईम और इब्न सादक के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन नईम को थोड़ी देर के ताक़ुब के बाद इस बात का एहसास हुआ कि फासला ज्यादा होता जा रहा है और इसका घोड़ा इब्न सादक के घोड़े के मुकाबले में कम रफ्तार है। ताहम नाइम ने उसके पीछा न छोड़ा और उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दिया। इब्न सादक पहाड़ी पर से उतरकर वादी की तरफ हो लिया। इस वादी में कहीं कहीं घने दरख्त थे। एक जगह दरख्तों के झुंड के नीचे इब्न सादक के मुकर्रर किए हुए चंद सिपाही खड़े थे। उसने उन्हें भागते हुए इशारा किया और वह दरख्तों की आड़ में छुपकर खड़े हो गए। नईम जब इन दरख्तों के पास से गुजरा तो एक तीर नाइम के बाजू पर आ लगा, लेकिन उसने घोड़े की रफ्तार कम न की। चंद कदम और चलने के बाद दूसरा तीर इसकी पसली में लगा। एक और तीर घोड़े की पीठ पर आकर लगा और घोड़ा पहले से ज्यादा तेजी के साथ दौड़ने लगा। नईम ने अपने बाजू और पसली से तीरों को खींच कर निकाला, लेकिन इब्न सादक का पीछा न छोड़ा। थोड़ी दूर और चलने के बाद एक तीर नईम की कमर पर लगा। उसका खून पहले ही बहुत निकल चुका था। अब इस तीसरे तीर के बाद उसके जिस्म की ताकत जवाब देने लगी, लेकिन जब तक हवास कायम रहे इस मुजाहिद की हिम्मत में फर्क न आया और उसने घोड़े की रफ्तार कम न होने दी। दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ और एक वसी मैदान नजर आने लगा, लेकिन इब्न सादक बहुत आगे निकल चुका था और नईम पर कमजोरी गालिब आ रही थी। आंखों में अंधेरा छा रहा था। उसका सर चकराने लगा
और कान साइन साइन करने लगे। वो बेबस होकर घोड़े से उतरा और बेहोश होकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इस बेहोशी में उसे कई सातें गुजर गई। जब उसे जरा होश आया तो उसके कानों में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। नईम के कान ऐसी लतीफ़ आवाज़ से मुद्दत के बाद आशना हुए थे। वो देर तक नींद बेहोशी की हालत में पड़ा ये राग सुनता रहा। बिलाखर हिम्मत करके सर ऊपर उठाया। उसके करीब चंद भेड़ें चल रही थी। नईम ने गाने वाले को देखना चाहा, लेकिन ज़ौफ़ के बाइस फिर आंखों के सामने स्याही तारी हो गई और उसने मजबूरन सर जमीन पर रख टेक दिया। एक भेड़ नईम के करीब आई और उसने अपना मुंह नईम के कानों के करीब ले जाकर उसे सूंघा और अपनी जुबान में आवाज़ देकर अपनी एक और हमजिन्स को बुला लिया। दूसरी भेड़ भी मैं करती और बाकी पैगाम भेड़ों तक पहुंचाती आगे चल दी। एक घड़ी के अंदर अंदर बहुत सी भेड़ें नईम के इर्द गिर्द जमा होकर शोर मचाने लगी। एक कोस्तानी दोशीज़ा हाथ में छड़ी लिए भेड़ों के छोटे छोटे बच्चों को हाँकती और बदस्तूर गाती हुई चली आ रही थी। वो एक जगह भेड़ों का इज्तिमा देखकर इस तरफ बढ़ी और उनके दरमियान नईम को खून में लथपथ देखकर एक हल्की सी चीख के बाद नईम से चंद कदम के फासले पर अंगुश्त बदंदा खड़ी हो गई। नईम ने बेहोशी की हालत में अपना सर ऊपर उठाया और देखा कि हुस्न फितरत की एक मुकम्मल तस्वीर एक कोस्तानी लड़की के वजूद में सामने खड़ी उसकी तरफ देख रही है। उसके लंबे कद के साथ जिस्मानी सेहत और तनासुब अज़ा इसके मौसम हुस्न में इजाफा कर रहे थे। उसका मोटे और खुरदरे कपड़े का बना हुआ लिबास तो सनों से बेनियाज था। उसने समोर का एक टुकड़ा गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। सर पर एक टोपी थी। मसीना का चेहरा जरा लंबा था, लेकिन ये लंबाई फ़कत इस कदर थी कि जितनी कि एक हुसीन चेहरे को संजीदा बना देने के लिए ज़रूरी हो। बड़ी बड़ी स्याह और चमकदार आंखें, पतले और नाजुक होंठ जिनकी शगुफ्तगी गुले नौबहार से कहीं ज़्यादा जाज़ब नजर थी, कुशादा पेशानी और मजबूत थोड़ी तमाम मिलकर इस हसीना में बहार हुस्न के अलावा रौब हुस्न भी पैदा कर रहे थे। और ये जाहिर होता था कि हुस्न के मुतल्लक मशरिक और मगरिब का तख़य्युल रंगो बू के इस दिलफरेब पैकर पर आकर ख़त्म हो जाता है। नईम को एक निगाह वो अजरा और दूसरी निगाह में जुलेखा दिखाई दी। नौजवान लड़की नईम के जिस्म पर खून के निशानात देखने और कुछ देर बदहवासी के आलम में खामोश खड़ी रहने के बाद जुर्रत करके आगे बढ़ी और बोली, आप जख्मी हैं? नईम तुर्कस्तान में रहकर तातारी जुबान पर काफ़ी अबूर हासिल कर चुका था। उसने दोशीज़ा के सवाल का जवाब देने की बजाय उठकर बैठना चाहा, लेकिन फिर एक चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब नईम को दोबारा होश आया तो वो खुले मैदान की बजाय एक पत्थर के मकान में लेटा हुआ था। चंद मर्द और औरतें उसके गिर्द खड़ी थीं और वही नाज़रीन जिसका धुंधला सा नक्शा उसके दिमाग में था, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला लिए और दूसरे हाथ से उसके सर को सहारा देकर और ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। नईम ने कदरे तवक्कुफ के बाद प्याले को मुँह लगाया। चंद घोट पीने के बाद उसने हाथ से इशारा किया तो लड़की ने उसे दोबारा बिस्तर पर लटा दिया और खुद एक तरफ हटकर बैठ गई। नईम कमजोरी की वजह से कभी आंखें बंद कर लेता और कभी मुतहय्यर होकर इस हसीना और बाकी लोगों की तरफ देखता। एक नौजवान मकान के दरवाजे में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में नेज़ा और दूसरे हाथ में कमान थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, भेड़े ले आए? हाँ, ले आया हूँ और अब जा रहा हूँ। कहाँ? लड़की ने सवाल किया। शिकार खेलने जा रहा हूँ। मैंने आज एक जगह रीछ देखा है, बहुत बड़ा रीछ है। इनको अब आराम है? हाँ, कुछ होश आया है। तुमने जख्मों पर मरहम लगाया? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझसे ये नहीं उतरती। लड़की ने नईम की ज़रा की तरफ इशारा करते हुए कहा। नौजवान आगे बढ़ा और नईम को सहारा देने के बाद उसकी ज़रा खोल डाली। कमीज ऊपर उठाकर जख्म देखे, मरहम लगाकर पट्टी बांधी और कहा, आप लेट जाए। जख्म बहुत खतरनाक है, लेकिन इस मरहम से बहुत जल्द आराम आ जाएगा। नईम बगैर कुछ कहे लेट गया और नौजवान बाहर चला गया। उसके बाद दूसरे लोग भी यके बाद दिगरे चल दिए। नईम अब अच्छी तरह होश में आ चुका था और उसका ये वहम दूर हो चुका था कि वो सफर हयात खत्म करके जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। मैं कहाँ हूँ? उसने लड़की की तरफ देखकर सवाल किया। आप इस वक्त हमारे घर में हैं, लड़की ने जवाब दिया। आप बाहर बेहोश पड़े थे, मैंने भाई को आकर खबर दी, वो आपको यहाँ उठा लाया। तुम कौन हो? नईम ने सवाल किया। मैं भेड़े चराया करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नरगिस है। नरगिस? जी हाँ। नईम को जहाँ इस लड़की की शक्ल में दो सूरतें और नजर आ रही थीं, वहाँ अब इसके नाम के साथ दो और नाम भी याद आ गए। उसने अपने दिल में अजरा, जुलेखा और नरगिस के नाम दोहराए और एक गहरी सोच में छत की तरफ देखने लगा। आपको भूख लग रही होगी, लड़की ने नईम को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए कहा और उठकर मुकाबल के कमरे से चंद सेब और खुश्क मेवे लाकर नईम के सामने रख दिए। नईम के सर के नीचे हाथ देकर उठाया और उसे सहारा देने की गर्ज से एक पोस्तीन उसके पीछे रख दी। नईम ने चंद सेब खाए और नरगिस से पूछा,
वो नौजवान जो अभी आया था वो कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। उसका नाम क्या है? हुमान, नरगिस ने जवाब दिया। नरगिस से चंद और सवालात पूछने पर नईम को मालूम हुआ कि उसके वालिदैन फौत हो चुके हैं और वो अपने भाई के साथ इस छोटी सी बस्ती में रहती है और हुमान इस गडरियों की बस्ती का सरदार है जिसकी आबादी कोई 600 इंसानों पर मुश्तमिल है। शाम के वक्त हुमान घर आया और उसने आकर बताया कि उसका शिकार हाथ में नहीं आया। नरगिस और हुमान ने नईम की तीमारदारी में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। रात के वक्त वो बहुत देर तक नईम के पास बैठे रहे। जब नईम की आंख लग गई तो नरगिस उठकर दूसरे कमरे में चली गई और हुमान नईम के करीब ही घास के बिस्तर पर लेट गया। रात भर नईम नहायत खूबसूरत ख्वाब देखता रहा। अब्दुल्ला से रुखसत होने के बाद ये पहली रात थी जबकि आलमी ख्वाब में भी नईम की ख्यालात की परवाज उसे मैदान जंग के अलावा कहीं और ले गई हो। कभी वो देखता कि उसकी मरहूम वालिदा इसके जख्म पर मरहम पट्टी कर रही हैं और अजरा की मोहब्बत भरी निगाहें उसे तस्कीन का पैगाम दे रही हैं। कभी वो देखता कि जुलेखा अपने रुख अनवर से उसे कैद खाने की तारीख कोठड़ी में ज़ियाबाशी कर रही है। सुबह के वक्त आंख खुली तो उसने देखा कि नरगिस फिर उसके सामने दूध का प्याला लिए खड़ी है और हुमान उसे जगा रहा है। नरगिस के पीछे खड़ी बस्ती की एक और लड़की इसकी तरफ टिकटकी बांधे देख रही थी। नरगिस ने कहा, बैठ जाओ ज़ुबैर, और वो चुपके से एक तरफ बैठ गई। नईम एक हफ्ते बाद चलने फिरने के काबिल हो गया और इस मासूम माहौल में दिलचस्पी लेने लगा। बस्ती के लोग भेड़ों और बकरियों पर गुजारा करते थे। कुर्बा जवार में बेहतरीन चरागाह की बदौलत उनकी हालत बहुत अच्छी थी। कहीं कहीं सेब और अंगूर के बागात भी थे। भेड़ें और बकरियां पालने के अलावा इन लोगों का दिलचस्प मशगला जंगली जानवरों का शिकार था। बस्ती के आदमी शिकार के लिए दूर तक बर्फानी इलाकों में चले जाते थे और भेड़ें चराने का काम ज्यादातर नौजवान औरतों के सुपुर्द था। इन लोगों को मुल्क के सियासी मामलात में कोई दिलचस्पी न थी और ततारियों की बगावत की हिमायत या मुखालफत से बहुत हद तक बेनियाज थे। रात के वक्त गांव की नौजवान औरतें और मर्द एक वसी खैमे में इकट्ठे होकर गाते और रक्स करते। रात का कुछ हिस्सा गुजारने पर औरतें अपने अपने घरों को चली जाती और मर्द देर तक छोटी छोटी टोलियों में बैठकर गप्पे हाँकते। कोई पुराने जमाने के बादशाहों की कहानी सुनाता, कोई अपने रीछ के शिकार का दिलचस्प वाक़या बयान करता और कोई जिन्नों भूतों और चुड़ैलों की मनगढ़ंत दास्तानें ले बैठता। ये लोग किसी हद तक तोहम परस्त थे, इसलिए भूतों की कहानियां बड़े शौक से सुनते। अब चंद दिनों से इन लोगों की गुफ्तगू का मौजू एक शहजादा भी था। कोई इसके कदोकामत और शक्ल सूरत का तज़किरा छेड़ देता, कोई इसके लिबास की तारीफ करता, कोई इसके जख्मी होकर इस बस्ती में पहुंच जाने पर हैरानी का इजहार करता। कोई कहता कि हम गडरियों के लिए देवताओं ने एक बादशाह भेजा है और ये हुमान को अपना वजीर बना लेगा। वर्ष बस्ती के लोग नईम का नाम लेने की बजाय उसे शहजादा कहा करते थे। इधर बस्ती की औरतों में ये चर्चा होने लगा कि ये नौबार शहजादा नरगिस को अपनी मलका बना लेगा। गांव की लड़कियां नरगिस की खुश नसीबी पर शक करती, कोई इसे शहजादे की महबूबा बनने पर मुबारकबाद देती और कोई बातों ही बातों में उसे छेड़ती। नरगिस बज़ाहिर बुरा मानती, मगर उसका दिल अपनी सहेलियों के मुंह से ऐसी बातें सुनने पर धड़कने लगता। सफेद रुखसारों पर सुर्खी रक्स करने लगती। उसके कान नईम की तारीफ में गांव वालों की जुबान पर हर नया जुमला सुनने के लिए बेकरार रहते। नईम इन तमाम बातों से बेखबर हुमान के मकान के एक कमरे में अपनी जिंदगी के नहायत पुरसुकून लम्हात गुजार रहा था। गांव के मर्द और औरतें हर रोज आते और उसे देखकर चले जाते। वो अपने तीमारदारों का नहायत खंदा पेशानी से शुक्रिया अदा करता। लोग उसे एक शहजादा ख्याल करते हुए पासे अदब से काफी दूर हटकर खड़े हो जाते और उसके हालात मालूम करने के लिए सवालात करने से गुरेज करते। लेकिन नईम की शगुफ्ता मिजाजी ने उन्हें बहुत जल्द बेतकल्लुफ बना लिया और ये लोग अदब और एहतराम के अलावा नईम से मोहब्बत भी करने लगे। एक रोज शाम के वक्त नईम नमाज पढ़ रहा था। नरगिस अपनी सहेलियों के साथ मकान के दरवाजे में खड़ी उसकी हरकत को बगौर देख रही थी। ये क्या कर रहा है? एक लड़की ने हैरान होकर सवाल किया। शहजादा जो हुआ, जमुर्द ने बोलपन से जवाब दिया। देखो किस शान से उठता और बैठता है। नरगिस, तुम भी इसी तरह किया करती हो? चुप, नरगिस ने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। नईम ने नमाज खत्म करके दुआ के लिए हाथ फैला दिए। लड़कियां दरवाजे से जरा हटकर बातें करने लगी। चलो नरगिस, जमुर्द ने कहा, वहाँ हमारा इंतजार हो रहा होगा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इनको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। चलो इनको भी साथ ले चलें। कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? कमबख्त वो शहजादा है या खिलौना? दूसरी लड़की ने कहा। ये लड़कियां भी बातें कर रही थी कि हुमान घोड़े पर आता दिखाई दिया। वो नीचे उतरा तो नरगिस ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग पकड़ ली। हुमान सीधा नईम के कमरे में दाखिल हुआ। ज़मुर्द ने कहा, चलो नरगिस, अब तो तुम्हारा भाई इनके साथ बैठेगा। चलो नरगिस, दूसरी ने कहा। चलो चलो कहते हुए तमाम लड़कियां नरगिस को धकेलकर एक तरफ ले गईं।
हुमायूं के अंदर दाखिल होते ही नईम ने पूछा, कहो भाई क्या खबर लाए हो? हुमायूं ने जवाब दिया, मैं इन तमाम मकामात से फिर कर आया हूँ, आपकी फौज का कोई पता नहीं चला, इब्न सादक भी कहीं रूपोश है। मुझे एक आदम की जुबानी मालूम हुआ कि आपकी फौजें अनकरीब समरकंद पर हमला करने वाली हैं। मैं एक हफ्ता तक घोड़े पर सवार होने के काबिल हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्द चला जाऊंगा। ये बस्ती मुजाहिद की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन ये लोग बहुत सीधे हैं, उन्हें नेक रास्ते पर लाने की जरूरत है। नईम अभी ये सोच रहा था कि पीछे से किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, नरगिस आ रही थी। वो सोच सोच कर कदम उठाती हुई नईम के करीब पहुंची और सहमी हुई आवाज में बोली, आप सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं? नईम ने चांद की दिलफरेब रोशनी में उसके चेहरे पर नजर दौड़ाई। वो हुसीन भी थी और मासूम भी। उसने कहा, नरगिस, तुम अपने साथियों को छोड़कर क्यों आ गई? आप आ गए थे, मैंने सोचा आप अकेले होंगे। नईम को इन टूटे फूटे अल्फाज में अनगिनत नगमे सुनाई देने लगे। एक लम्हा के लिए वो बेहिसो हरकत बैठा नरगिस की तरफ देखता रहा, फिर अचानक उठा और कुछ कहे बगैर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। नरगिस की आवाज देर तक उसके कानों में गूंजती रही और वो बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहा। अली सुबह नईम की आंख खुली, उठकर बाहर निकला, चश्मे पर वुजू किया और अपने कमरे में आकर फजर की नमाज अदा की। इसके बाद वह सैर के लिए बाहर निकल गया। जब वापस आकर कमरे में दाखिल होने लगा तो देखा कि इस जगह जहाँ वो अक्सर नमाज पढ़ा करता था, हुमायूं आंखें बंद किए किबला रूह होकर रुकू और सुजूद की मशक कर रहा है। नईम चुपके से दरवाजे में खड़ा उसकी बेसाख्ता तकलीफ पर मुस्कुरा रहा था। जब हुमायूं ने नईम की तरह बैठकर थोड़ी देर होंठ हिलाने के बाद दाएं बाएं देखा तो उसकी नजर नईम पर जा पड़ी। वो बदहवास होकर उठा और अपने परेशानी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं आपकी नकल कर रहा था। गाँव की बहुत सी लड़कियां और लड़के इसी तरह करने लगे हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह करता हुआ इंसान बहुत भला मालूम होता है। मैं आपके कमरे में दाखिल हुआ तो नरगिस भी इसी तरह कर रही थी। मैं भी। नईम ने कहा, हुमायूं, तुम हर बात में मेरी नकल उतारने की क्यों कोशिश करते हो? क्योंकि आप हमसे अच्छे हैं और आपकी हर बात हमसे अच्छी है। अच्छा यूँ करो, आज तमाम गांव के लोगों को जमा करो, मैं उनसे कुछ कहूँगा। वो आपकी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। मैं उन्हें अभी इकट्ठा करता हूँ। ये कहकर हुमायूं चला गया। दोपहर से पहले गांव के तमाम लोग एक जगह जमा हो गए। नईम ने पहले दिन खुदा और इसके रसूल की तारीफ की। उन्हें बताया कि आग और पत्थर वगैरह तमाम खुदा की बनाई हुई चीजें हैं। चीजों के बनाने वाले को भूलकर उसकी बनाई हुई चीजों की इबादत